नमस्कार। आज मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन किए हैं आपके लिए कि आप रिसर्च पेपर्स की स्क्रीनिंग और रीडिंग कैसे करें। अब जो रिसर्चर्स अपने लिटरेचर को कलेक्ट कर चुके हैं, जिन्होंने रिसर्च पेपर एक्सेस कर लिया है, उनके पास अब 200, 300, 150 एज़ पर देयर एरिया रिसर्च कलेक्ट कर लिया है, लेकिन उन्हें ये क्लू नहीं मिल रहा है कि इन रिसर्च पेपर्स को कैसे पढ़ें। क्या हम उन रिसर्च पेपर्स को थॉरली पढ़ें, कंप्लीट 6000-8000 वर्ड्स के रिसर्च पेपर को कंप्लीट पढ़ें और उसके बाद उसके ऊपर अपना रिसर्च गैप फाइंड आउट करके अपने काम को आगे बढ़ाएं? सो इट विल टेक longer time. So what we are doing, what I am going to suggest here, I am going to give you some tips to do smart screening. एंड ये स्मार्ट स्क्रीनिंग क्या होगा, 2 फेज में होगा और उसके बाद तीसरे राउंड में आप रीडिंग करिए न्यूज़पेपर की। सो पहले राउंड में क्या है, सपोज आपके पास 300 पेपर है या 200 पेपर है, तो ऑलमोस्ट 30 to 35% पेपर आपके ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि जब आप लिटरेचर को एक्सेस कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि हर पेपर, जैसे ही कीवर्ड डालते हैं पेपर दिखता है, आप उसको डाउनलोड कर लेते हैं और आपको लगता है ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी है, लेकिन सारे पेपर्स इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं आपकी स्टडी के लिए। सो इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, टाइटल स्क्रीनिंग करते हैं। आप फिर टाइटल को तसल्ली से पढ़ते हैं, 2 बार 3 बार देखते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इस टाइटल में मेरे काम की चीज़ है कि नहीं। यदि टाइटल यहाँ हमारे काम से के हिसाब से सूट नहीं कर रहा है तो फिर आगे की स्टडी भी मेरे काम की नहीं होगी। तो यहाँ टाइटल को पढ़कर हम पेपर को ड्रॉप करते हैं और उसके बाद आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपको रिसर्च पेपर का फॉर्मेट पता होगा, जिसमें ब्रीफली टाइटल बता रही हूँ। टाइटल होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है और इसके बाद फिर इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन पार्ट होता है। ये सारा कुछ मैंने एक रिसर्च पेपर अच्छा कैसे लिखे उसकी वीडियो में डाला हुआ है। यदि आप समझना चाहें तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, आप उसे भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर सेकेंड राउंड ऑफ स्क्रीनिंग में आप एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ते हैं। एब्स्ट्रैक्ट 250 या 300 शब्दों में लिखा हुआ होता है। वहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है, बैकग्राउंड मेंशन किया होता है, मेथडोलॉजी लिखी हुई होती है, रिजल्ट होता है और फिर कंक्लूजन होता है। और कुछ पेपर्स में लिमिटेशंस एंड फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए सजेशंस भी होते हैं। तो ये आपका या केवल लिमिटेशंस होता है। तो यहाँ पर आप जब पढ़ते हैं 300 वर्ड को पढ़ने में आपको कितने टाइम लगेंगे, हार्डली कोई टाइम लगता है। उन एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपके पेपर काम का है कि नहीं है। सो एब्स्ट्रैक्ट स्क्रीनिंग करिए अपने सारे पेपर्स के। यहाँ पे भी आपको 25 to 30% ड्रॉप होता है। सो इफ़ यू हैव कलेक्टेड 300 रिसर्च पेपर्स, सो मे बी यू आर गोइंग टू हैव आफ्टर 2 स्क्रीनिंग आपको 100 पेपर्स आपके साथ हो सकता है कि रह जाए। और उसके बाद भी जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो इंट्रोडक्शन पार्ट पे आते हैं या बैकग्राउंड होता है। इंट्रोडक्शन होगा या बैकग्राउंड लिखा होता है, उसका सिनोनिम यहाँ पे यूज़ करते हैं जो, लेकिन पर्पस वही होता है कि वहाँ पे आप अपना रेलिवेंस बताते हैं स्टडी का। वहाँ पर आपको रेलिवेंस मिलेगा और रिसर्च क्वेश्चन मिलेगा या कुछ पेपर्स में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो आप शुरू से अंत तक पूरे बैकग्राउंड को मत पढ़िए, आप सीधा नीचे वाले पैराग्राफ में आइए और समझिए कि क्या रेलिवेंस और क्या रिसर्च क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। क्या रिसर्च क्वेश्चन है जिसको ये ऑथर ने और रिसर्चर ने आंसर किया है इस स्टडी में। सो रिसर्च क्वेश्चन लिख लीजिए। उसके बाद आप आते हैं दूसरे वाले सेक्शन पे, दैट इज़ मेथडोलॉजी पार्ट। तो आप यहाँ पर समझते हैं कि उस रिसर्च को आंसर करने के लिए क्या सुटेबल मेथड अप्रोच लिया गया है, क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है कि मिक्स मेथड है। सो वो आप उसमें सर्च करने की कोशिश करते हैं और वो बहुत अच्छे से वहाँ बताया गया होता है। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अलग अलग सेक्शंस में लिखे हुए होते हैं कि उनका अप्रोच क्या है, फिर डिज़ाइन क्या और क्यों लिया गया है। तो डिज़ाइन में आपको मेंशन रहता है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, एक्सप्लोरेटरी है, फिर एक्सप्लेनेटरी है या आपके एक्सपेरिमेंटल है, जो भी है। और उसके बाद फिर आपको पॉपुलेशन और सैम्पल को समझना होता है। आप ये भी ज़रूर देखिए कि पॉपुलेशन कौन सा है, सैम्पल कहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे आपको ज्योग्राफी भी मिल जाती है कि कहाँ पर कंडक्ट हुई है स्टडी। और उसके बाद आप देखिए कि डेटा कैसे कलेक्ट किया गया है, क्या कोई वैलिडेटेड टूल था, स्केल था, क्वेश्चनेयर था जिससे डेटा कलेक्शन हुआ है, या ऑथर ने, रिसर्चर ने खुद ही कोई स्केल वैलिडेट किया है, उससे डेटा को कलेक्ट किया है और फिर डेटा को
एनालाइज करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया गया है वो भी मेंशन किया हुआ होता है। मेथडोलॉजी पार्ट भी आपको बहुत क्लियर होता है, जिसमें आपको बहुत सर्च करने की ज़रूरत नहीं होती है, आप गो थ्रू करेंगे और ये ईज़िली आपको मिल जाता है। फिर आता है रिज़ल्ट सेक्शन। रिज़ल्ट में आपको क्वेश्चन जो रेस किया गया था आपके बैकग्राउंड में, उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखा हुआ होता है 1 बाय 1। कई बार मैक्सिमम टाइम ग्राफिक और टेबलर फॉर्म में या फिगर के फॉर्म में भी उसको हम दिखाते हैं, ये ज़्यादा विजिबल होता है, पढ़ना आसान होता है। तो आप यदि इन चीज़ों को समझ सकते हैं तो आप उसको भी देख सकते हैं, और नहीं समझ आए तो फिर जो मेंशन किया हुआ है उसको देखिए कि क्या क्वेश्चन का रिज़ल्ट आया हुआ है, तो आपको समझने में सहूलियत होगी कि इस क्वेश्चन का जो रेस किया था, जो गैप फाइंड आउट किया था उस ऑथर ने, उसका क्या इस स्टडी में क्या रिज़ल्ट मिला है। सो ये आपको पता चल जाएगा। उसके बाद डिस्कशन पार्ट पे आते हैं। सो डिस्कशन पार्ट में इस रिज़ल्ट को एनालाइज़ किया जाता है और प्रीवियस रिसर्चेज से उसको कंपेयर भी करते हैं, और वहाँ पर बताते हैं कि ये मेरी स्टडी यूनिक कैसे है और इम्पॉर्टेंट कैसे है। तो उस ऑथर ने जब लिखा हुआ है कि यूनिकनेस और इम्पॉर्टेंस कैसे है मेरी स्टडी का, तो वहाँ वो कंपैरिजन करते हैं। बगैर कंपैरिजन के हम बता नहीं सकते कि मेरा यूनिक कैसे है। अकेले में तो कुछ यूनिक नहीं होता है, कंपेयर करते हैं तभी यूनिकनेस का पता होता है। सो प्रीवियस रिसर्चेज को वो साइट करते हैं, प्रीवियस स्टडीज़ को वहाँ पर वो साइट करते हैं। सो आप वो भी देखें कि वो किसको साइट किया हुआ है, और उसके डिटेल्स को भी आप रेफरेंस सेक्शन में जाकर निकालिए। इसमें रेफरेंस सेक्शन भी इम्पॉर्टेंट होता है। और उसके अलावा, और उस पेपर को यदि आपने नहीं डाउनलोड किया है, अभी तक आपके पास वो पेपर नहीं है, तो आप उसको भी सर्च करके फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। और आपका चूँकि इनिशियल स्टेज का अभी शुरुआती आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो ऐसे ही 2-3 राउंड में आपको कुछ अच्छे और पेपर्स मिलेंगे, उसको भी आप एक्सेस कीजिए। आप इनिशियल राउंड के लिटरेचर रिव्यू करके मत सोचिए कि दिस इज़ मोर दैन इनफ। नहीं, आप अच्छे रिसर्च के लिए फिर सेकेंड राउंड में, ये आपका फर्स्ट राउंड के जब रीडिंग करेंगे तो आपको कुछ अच्छे और पेपर्स मिलेंगे। तो इन पेपर्स को आप निकालिए वहाँ से और उसको भी फिर लेकर आइए, फिर उसको भी पढ़िए। तो आप इस बात से मत घबराइए कि फिर और भी कुछ पेपर्स आपको उसमें मिलेंगे और बार बार पढ़ना पड़ेगा। रिसर्च में ये आपको बार बार लिटरेचर रिव्यू तो करना ही पड़ेगा, और उस लिटरेचर तक आपको बार बार आना है, बिकॉज वही आपकी स्टडी की फाउंडेशन है। तो यहाँ पे यूनिकनेस और इम्पॉर्टेंस को समझ लीजिए कि ये क्या किया स्टडी ने और कैसे रिज़ल्ट इसका अलग है और कैसे इम्पॉर्टेंट है अभी प्रेजेंट ये हमारे नॉलेज डोमेन में। और उसके बाद आता है कंक्लूज़न पार्ट। जो भी एडवांसेज इस स्टडी ने बनाए उस नॉलेज डोमेन में, उस एरिया ऑफ रिसर्च में, वो एडवांसेज वहाँ पे मेंशन किया होता है। तो क्या एडवांसेज हुए वो आपको समझना होगा। और उसके बाद आता है लिमिटेशंस एंड सजेशंस। सो लिमिटेशन क्या रही इस ऑथर की, क्या नहीं कर पाया वो ऑथर, वो रिसर्चर, और फ्यूचर रिसर्चर के लिए क्या सजेस्ट किया है कि उसको क्या करना चाहिए। तो ये आपके लिए बहुत काम की चीज़ है। आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं और आप रिसर्च गैप फाइंड आउट करेंगे इसके बेसिस पे, तो क्या वर्क आप कर सकते हैं उस एरिया ऑफ रिसर्च में जो आपने सेलेक्ट किया है, और आपके पास अभी ब्रॉडर एरिया है, आप अभी रिसर्च क्वेश्चन गैप को फाइंड आउट करके फाइनलाइज करना चाहते हैं। तो इसलिए ये वाला सेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। रेफरेंस के बारे में मैंने बताया आपको कि रेफरेंस कैसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ पेपर्स आपको वहाँ दिखते हैं, एक गो थ्रू वहाँ पे कीजिए। आपको लगता है कोई पेपर इम्पॉर्टेंट है, आपकी स्टडी से रिलेटेड है, तो आप उसको भी फिर से सर्च करके लेकर आइए। और यहाँ पर एक चीज़ और, कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स आपको एब्स्ट्रैक्ट के नीचे लिखे हुए मिलेंगे, तो आप कीवर्ड को भी ध्यान से समझिए कि क्या आपने जो कीवर्ड लिया है उसका कुछ सिनोनिम भी यूज़ हो रहा है, वो किस तरीके से प्रीवियस स्टडीज़ में इस्तेमाल हुए हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ कि सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के ही नाम पे सारी स्टडीज़, यही कीवर्ड सिर्फ नहीं इस्तेमाल होता। कई बार डिजिटल मीडिया, कई बार न्यू मीडिया, इस तरह के टर्म भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये सिनोनिम्स हैं, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। सो यहाँ पर इस पेपर को ले सकते हैं कि ये कैसी स्टडी हुई है। तो ये कीवर्ड को समझना भी बहुत ज़रूरी है। ये कीवर्ड्स आपको टाइटल में मिलेंगे, आपको एब्स्ट्रैक्ट में मिलेंगे, आपको जहाँ पे रिसर्च क्वेश्चन है ये कीवर्ड्स आपको मिलेंगे, क्योंकि इन कीवर्ड्स के इर्द गिर्द ही आपकी सारी स्टडी कंडक्ट होती है। क्योंकि ये कई बार ये कीवर्ड्स वेरिएबल होते हैं। यदि सोशल मीडिया में कह रही हूँ तो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ही शायद स्टडी हुआ हो, तो ये यहाँ पर सोशल मीडिया आपके कई बार वेरिएबल्स भी होते हैं। सो इन कीवर्ड्स को कैसे इस्तेमाल किया गया है, उससे आपको वेरिएबल्स जो स्टडी हुई हैं
आपको मेथडोलॉजी पार्ट में पता चलेगा कि क्या वेरिएबल्स स्टडी हुई है स्टडी में। सो ये सारे कीवर्ड्स पूरी स्टडी में बार बार इस्तेमाल होते हैं, और हम भी जब पेपर लिखते हैं तो इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं, उसी के इर्द गिर्द सारा कुछ काम होता है। तो हम कीवर्ड्स को भी ज़रूर ध्यान से रीडिंग करते समय पेपर को देखते हैं, जो नया टर्म होता है उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं और उससे रिलेटेड भी पेपर्स को फिर सर्च करते हैं, सो दैट कोई इम्पॉर्टेंट जो स्टडी हुई हो रिसेंटली वो मेरा मिस नहीं हो। तो इस तरीके से जब आप स्क्रीनिंग करेंगे और स्मार्ट रीडिंग करेंगे तो आपका कम से कम 15 से 20% टाइम पूरी पीएचडी में ज़रूर बच जाएगा। आप एंजॉय कीजिए अपने रिसर्च पेपर रीडिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।